नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर बीजेपी नेता शाहजाद पूनावाला ने करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ईडी की छापेमारी में करोड़ों रुपए और 133 सोने के सिक्कों की बरामदगी सत्येंद्र जैन की ईमानदारी का प्रमाण है। सबसे ईमानदार होने का दावा करने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल अब तक अपने स्वास्थ्य मंत्री उर्फ हवालात मंत्री से इस्तीफा नहीं ले पाए हैं। बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबी के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। रेड के दौरान जांच एजेंसी ने 2 करोड़ 82 लाख कैश और 1 किलो सोना बरामद किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। सत्येंद्र जैन के करीबियों के ठिकानों से ईडी ने 133 सोने के सिक्के बरामद किए हैं। हवाला के लेन देन मामले में उन्होंने गिरफ्तार किया गया था। पहले सत्येंद्र जैन ईडी की कस्टडी में है। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार जांच और छापेमारी से उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी ने एक बार फिर से सत्येंद्र जैन के करीबी के ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान 2.82 करोड़ रुपए की नकदी के साथ 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए हैं। वहीं एक दिन पहले जैन ने एक करीबी के घर पर जो है 3 करोड़ रुपए का कैश ईडी ने बरामद किया था। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि सत्येंद्र जैन के घर से कुछ नहीं मिला। उनका कहना है कि जबरदस्ती उनको फंसाने के लिए किसी भी आदमी को उनका करीबी बताया जा रहा है। बीजेपी पर हमलावर संजय सिंह ने कहा कि जब सत्येंद्र जैन के घर से कुछ मिला ही नहीं तो बीजेपी बौखलाकर कुछ भी आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि जैन के घर से सिर्फ 2,79,000 रुपए मिले, बाकी सब झूठ है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी की दोनों राज्य सरकारों के पीछे पड़ी हुई है। ईडी ने सोमवार को कहा कि धन शोधन मामले में जांच के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी कर 2.85 करोड़ रुपए की नकदी और सोने के 133 सिक्के जब्त किए गए। केजरीवाल ने ट्विटर पर जैन के खिलाफ आरोपों को झूठा करार दिया है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि इस समय प्रधानमंत्री अपनी सारी शक्ति के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। आपको बता दें खासकर दिल्ली और पंजाब की सरकारों के आगे उन्होंने कहा कि आपके पास सारी एजेंसियों की ताकत है पर भगवान हमारे साथ है। और ईडी ने मंगलवार को कहा कि जिन लोगों के खिलाफ छापेमारी की गई है उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से धन शोधन में मंत्री की सहायता की है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की जो उनके जो जानने वाले हैं उनके उसमें ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है, उसके बाद जो है बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने तंज कसा है। तो क्या तंज शहजाद पूनावाला द्वारा कसा गया है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार सत्येंद्र जैन की जो गिरफ्तारी को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते नजर आ रहे थे और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से हवाला का जो पैसा है उसके अंदर जो लेन देन किया गया है उसके अंदर सत्येंद्र जैन का नाम स्पष्ट शब्दों में लिया जा रहा था। और यहाँ तक कि जो ईडी ने छापेमारी की है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के द्वारा के केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी काम कर रही है। और जिस तरीके से मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं अपने एजेंसियों को आम आदमी पार्टी के पीछे लगा रखा है और लगातार उनकी जो छवि बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं कसते डुबोने के लिए लगातार इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरीके से कल ईडी के द्वारा भी कहीं ना कहीं यही देखने को मिला कि सत्येंद्र जैन और सत्येंद्र जैन के जो करीबी हैं उनके घर से जिस तरीके से 2 करोड़ 82 लाख रुपए मिले हैं और यहाँ तक कि 133 सोने के सिक्के मिले हैं, तो उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई जरूर की गई है ईडी के द्वारा। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिसकी बात करें भाजपा के जो नेता की शहजाद की, जो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो वजूद है वो ईमानदारी का वजूद है और कहीं ना कहीं ईमानदारी के लिए कहीं ना कहीं पंजाब के जो मंत्री हटाया गया था। मगर सत्येंद्र जैन की बात करें तो सत्येंद्र जैन से अभी तक
इस्तीफा नहीं लिया गया। तो मगर यहाँ पर जिस तरीके से इस्तीफे की बात चल रही है तो उससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो सत्येंद्र जैन का इस्तीफा अभी नहीं लेने वाली है और बल्कि में उनको बचाने के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर ही ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो ईडी है या फिर सीबीआई है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पे बात कर रही है। और इसी को लेकर संजय सिंह ने भी कहीं ना कहीं ट्वीट के माध्यम से एक बयान दिया था कि जिसके अंदर कहा गया था कि सत्येंद्र जैन के घर से कुछ नहीं मिला है, सिर्फ 2 लाख रुपए के करीब उनके घर से मिले, मगर हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं उनका सहयोगी बताया जा रहा है, उनके परिजन के लोग बताए जा रहे हैं जिनके द्वारा इतने पैसे मिल रहे हैं, मगर ये पैसे जो है वो सत्येंद्र जैन के नहीं है। और जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया या जिन व्यक्तियों के घरों से पैसा लिया उठा ईडी को मिला है वो अभी तक स्पष्ट नहीं किए गए कि वो सत्येंद्र जैन के साथ के थे या फिर किसी और के साथ थे। जी राजीव, जिस तरीके से अगर बात की जाए आप नेता संजय सिंह की, तो आप नेता संजय सिंह ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कई प्रश्न उठाए हैं, तो क्या क्या प्रश्न ईडी की कार्रवाई को लेकर संजय सिंह द्वारा उठाए गए हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। संजय सिंह की बात करें तो संजय सिंह ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है ट्वीट के माध्यम से कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी जो है वो कार्रवाई करती नजर आ रही है। और जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई के अंदर ये कहा गया कि 2 करोड़ 82 लाख रुपए मिले हैं, 133 सोने के सिक्के मिले हैं, मगर ये सत्येंद्र जैन के घर से नहीं मिले हैं। ये ईडी की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया, मगर ईडी की तरफ से ये नहीं बताया गया कि सत्येंद्र जैन के घर से कितने मिले हैं और जो उनके सहयोगी बताए जा रहे हैं उनके घरों से कितना पैसा मिला है ये स्पष्ट नहीं है। मगर यहाँ पर बात करें सत्येंद्र जैन की, तो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो फर्जी केस के अंदर है और लगातार उनको फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। और कल 9 जून को उनकी ईडी की सुनवाई होगी। ईडी के द्वारा लगातार ये भी कोशिश की जाएगी कि अभी तक की जो जांच है वो सत्येंद्र जैन से क्या जुटाई गई है। लगातार इसको लेकर सवाल जो खड़े होंगे उनको लेकर भी कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन की तरफ से जवाब दिए जाएंगे ईडी को। मगर देखना होगा कि कल जो कार्रवाई होगी वो किस तरीके की होगी और लगातार जो ईडी के द्वारा जो पैसा जो रिकवर किया गया है यानी कि सत्येंद्र जैन के घर से या फिर उनके परिजनों के घर से वो कितना पैसा है ये अभी तक स्पष्ट जरूर कर दिया गया, मगर ये नहीं बताया गया कि सत्येंद्र जैन के घर से कितना पैसा मिला है। मगर यहाँ पर संजय सिंह ने जरूर स्पष्ट किया कि 2 लाख लगभग 80 लाख के करीब जो है वो उनके घर से मिले हैं, यानी कि 2,80,000 रुपए के करीब सत्येंद्र जैन के घर से मिले हैं। और सोने के जो सिक्के बताए गए हैं वो किसी और के घर से मिले हैं। मगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है और भाजपा जो है वो इन्हीं मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरती नजर आ रही है। मगर दोनों की खींचातानी के बीच में कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन और ईडी जरूर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईडी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और जिसके अंदर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है और कहीं ना कहीं और भी नामों के जानकारी मिल रही है कि और भी नाम शायद जो है वो कहीं ना कहीं ईडी की गिरफ्त में आ सकते हैं। जी राजीव, जिस तरीके से अगर बात की जाए सीएम केजरीवाल की, तो सीएम केजरीवाल ने ये आरोप पीएम मोदी पर लगाए हैं कि पीएम मोदी उनकी दोनों राज्य सरकारों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। चाहे आप दिल्ली की बात कर लीजिए, चाहे आप पंजाब की बात कर लीजिए, तो उनका ये सीधा आरोप पीएम मोदी पर है कि उनकी सरकार के पीछे जो केंद्र है वो हाथ धोकर पड़ चुके हैं। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल ने पहले दिल्ली के अंदर अपनी सत्ता बना रखी थी और उसके बाद में जब पंजाब के अंदर भी उनकी सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं उनका वजूद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के माध्यम से भी कहीं ना कहीं यही कहा कि मोदी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी का अगर वजूद बढ़ता है तो कहीं ना कहीं भाजपा को कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पीछे जो ईडी लगाई हुई है और या फिर कहे जो अपनी जांच एजेंसियां जो है वो आम आदमी पार्टी के पीछे लगाई हुई है, ना कि किसी और पार्टी के पीछे। मगर यहाँ पर बात करें ईडी की, तो ईडी के हाथ में कितने सबूत हैं ये तो ईडी ही स्पष्ट कर पाएगा। और सत्येंद्र जैन की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर कितने सबूत ईडी के पास है और कितनी पैसों की रिकवरी की गई है, कितने सोने के सिक्के मिले, ये सारी जांच का विषय है और जांच के अंदर ही स्पष्ट हो पाएगा कि ईडी की कार्रवाई जो है वो कितनी कारगर है। मगर यहाँ पर बात करें जो लगभग 7 साल पुराने केस के अंदर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और कहीं ना कहीं बीच में जो कार्रवाई नहीं की गई थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए गए और यहाँ तक कि ईडी को भी कटघरे में लिया गया कि 7 साल का इंतजार क्यों किया गया। और उसके 8 बार जो है कह सकते हैं सत्येंद्र जैन को बुलाया जा चुका है और उसके बाद भी कुछ नहीं हाथ में लगाया और झूठा केस जो बनाया गया है, ये तमाम जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और साफ शब्दों में कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि झूठे केस के अंदर सत्येंद्र जैन को फंसाया गया है। जी राजीव, जिस तरीके से अगर बात की जाए ईडी की, तो ईडी की जांच की जाती है, उसके बाद सत्येंद्र जैन की जो है गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो क्या लग रहा है आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस पर कितना इसका असर पड़ सकता है? क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से हिमाचल में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो कितना असर इसका
इस पर पड़ सकता है विधानसभा चुनाव पर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल के जो चुनाव प्रभारी थे, वो कहीं न कहीं सत्येंद्र जैन को बनाया गया था और कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी का वजूद बढ़ रहा है, क्योंकि पहले दिल्ली के अंदर सरकार बनी, फिर पंजाब के अंदर सरकार बनी और अब कहीं न कहीं भाजपा को ये लगता है कि शायद कहीं और इनकी सरकार ना बन जाए, तो शायद इसीलिए कहीं न कहीं ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है, वो लगातार ईडी को भी घेरती नजर आ रही है, केंद्र सरकार को भी घेरती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर केंद्र सरकार की बात करें या फिर ईडी की बात करें, तो ईडी जिस तरीके से जांच कर रही है, वो कहीं ना कहीं उससे जांच से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो छवि है, वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव है और हिमाचल की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर भी निगम के चुनाव है, दिल्ली के अंदर भी निगम के चुनाव है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो छवि है, वो बिल्कुल बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन के बाद में मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है, तो उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो वजूद है, वो कहीं ना कहीं भाजपा को खलता हुआ नजर आ रहा है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये तमाम जो आरोप है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मगर देखना होगा ईडी के पास कितने बड़े सबूत हैं और जो मनीष सिसोदिया के लिए कहा जा रहा है कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है फर्जी केस के अंदर, वो फर्जी केस क्या होगा, ये तमाम जानकारी जो है वो ईडी के द्वारा या फिर सीबीआई के द्वारा कहीं ना कहीं सब सामने आती हुई नजर आएंगी। जी, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग द्वारा निर्धारित 100 दिन की कार्य योजना में अब तक हुई प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। आपको बता दें कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों और पास्को अधिनियम के अपराधों में अपराधियों को प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने की में 100% से अधिक सफलता मिली है। इसके साथ ही प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क की भी स्थापना किए जाने का लक्ष्य जो है पूर्ण हुआ है और पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ का नाम बदलकर धन सिंह गुर्जर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। तहसील मुख्यालयों पर दमकल सेवा को अस्थायी संचालन किए जाने का लक्ष्य भी 100% पूर्ण किया गया है। प्रदेश के प्रत्येक थाने में आम जनता के लिए स्वच्छ वातावरण के लिए साफ सफाई व जन सामान्य के बैठने और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई है। थानों में वृक्षारोपण अभियान के तहत जनपद में न्यूनतम 7,500 पेड़ लगाने के लक्ष्य के क्रम में 1,461 थानों में 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। प्रदेश भर में थानावार चिन्हित टॉप 10 अपराधियों के विरुद्ध 90% कार्रवाई शीघ्र पूर्ण किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की अध्यक्षता में यह समीक्षा बैठक हुई। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग द्वारा निर्धारित 100 दिन की कार्य योजना में अब तक हुई प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। महिलाओं के विरुद्ध अपराध और पास्को अधिनियम में अपराधियों को प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने में 100% से अधिक सफलता मिली है। इसके साथ ही प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना किए जाने का लक्ष्य भी पूर्ण हुआ है और पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ का नाम बदलकर धन सिंह गुर्जर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय किए जाने के निर्देश जो है जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि तहसील मुख्यालयों पर दमकल सेवाओं का अस्थायी संचालन किए जाने का लक्ष्य भी 100% पूर्ण हुआ है और प्रदेश के प्रत्येक थाने में आम जनता के लिए स्वच्छ वातावरण के लिए साफ सफाई और जनसामान्य के बैठने और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई है। थाना में वृक्षारोपण अभियान के तहत जनपद में न्यूनतम 7,500 पेड़ लगाने का लक्ष्य के क्रम में 1,461 थानों में 1 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। प्रदेश भर में थानावार चिन्हित टॉप 10
अपराधियों के विरुद्ध 90% कार्रवाई शीघ्र पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की अध्यक्षता में इस समीक्षा बैठक हुई है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग द्वारा निर्धारित 100 दिन की कार्ययोजना में अब तक हुई प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों और पास्को अधिनियम के अपराधों में अपराधियों को प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने में 100% से अधिक सफलता मिली है। इसके साथ ही प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना किए जाने का जो लक्ष्य था वो भी पूर्ण हुआ है और पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ का नाम बदलकर धन सिंह गुर्जर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय किए जाने के जो निर्देश हैं वो भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि तहसील मुख्यालयों पर दमकल सेवा को अस्थायी संचालन किए जाने का लक्ष्य भी 100% जो है पूरा कर लिया गया है। प्रदेश के प्रत्येक थाने में आम जनता के लिए स्वच्छ वातावरण के लिए साफ सफाई और जनमानस के बैठने के लिए और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई है। थानों में वृक्षारोपण अभियान के तहत जनपद में न्यूनतम 7,500 पेड़ लगाने के तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से सीएम के निर्देश के बाद 100 दिन की कार्य योजना बनाई गई, उसमें क्या क्या अभी तक कितना काम किया गया है, कितनी प्रगति उसमें हुई है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए निशा, कल से पहले जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में वापसी की थी तो साफ तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि 100 दिन की हर विभाग कार्य योजना बनाए, जिसके लिए कार्य योजना को लेकर कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग की 100 दिन की कार्य योजना में अब तक क्या प्रगति हुई उसको लेकर समीक्षा बैठक की थी। उच्च स्तरीय समीक्षा हुई थी और कहीं ना कहीं उसमें साफ कहा गया है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों तथा पास्को अधिनियम के अपराधों व अपराधियों के प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने वाली 100% अधिक सफलता मिली। साथ ही प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना किए जाने का लक्ष्य पूरा हो गया है और पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय जो मेरठ में है उसका नाम परिवर्तित कर धन सिंह गुर्जर प्रशिक्षण विद्यालय बनाया गया है। और कहा जा सकता है कि यूपी 112 ये कहे कि डायल 112 का रिस्पॉन्स टाइम जो पहले 15 मिनट हुआ करता था अब वो 10 मिनट हो चुका है और इसकी अच्छी सफलता भी मिली है। और साथ ही साथ तहसील मुख्यालयों पर अग्नि सेवा के अस्थायी संचालन करने का लक्ष्य भी 100% लगभग पूर्ण हो चुका है। प्रत्येक प्रदेश में थाने आम जनता के खिलाफ स्वच्छता व साफ सफाई भी रखी जाए और हर जनमानस की समस्या को सुना जाएगा और सुनने जो अपनी दरख्वास्त किया गया कहे अपील लेके थाने पहुंचेगा तो उसको बैठने की व्यवस्था स्वच्छता में और कहीं ना कहीं सबसे पहले उनको पेयजल की व्यवस्था भी थानों में कराई गई है। वहीं आपको बताएं थानों में वृक्षारोपण के अभियान के तहत लगभग न्यूनतम 7500 पेड़ लगाने के लक्ष्य में लगभग 1461 थानों में 1,46,000 लाख पेड़ लगाने का प्रदेश में लक्ष्य पूरा हो गया है। और प्रदेश भर में थानावार चिन्हित कर टॉप 10 जो अपराधी है उनको लगभग 90% तक कार्रवाई पूर्ण की जाने के निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी भी है जो गृह है, उन्होंने कहीं न कहीं समीक्षा बैठक की और जिस दिन 100 दिन की कार्य योजना जो बनाई गृह विभाग की जो बनाई गई है उसमें जो प्रगति थी उस पर रिपोर्ट कहीं न कहीं कल उच्च स्तरीय बैठक में की गई है। जितेंद्र, जिस तरीके से महिलाओं के लिए जो सुरक्षा के लिए जो अधिनियम बनाए गए उस अधिनियम को बनाने के बाद क्या जो अपराध हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाया गया है? देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि पॉस्को एक्ट लगाने के बाद और जिस तरह से अपराधियों को नकेल कसने महिलाओं के विरुद्ध में जो अपराध है उसके लिए जो श्रेणी में रखा गया, जाहिर सी बात है कि अपराधों में लगाम उत्तर प्रदेश पुलिस पा सकेगी और कहीं ना कहीं लगातार जो महिलाओं के साथ अत्याचार या यूं कहे कि दुराचार जैसी घटनाएं होती है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगने का काम किया। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं को लेकर 2017 में जब आई थी तब भी उन्होंने एक एजेंडा तैयार किया था और महिलाओं के हित में कानून भी बनाए गए थे और मिशन शक्ति की आगाज भी किया था। और वहीं दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार महिलाओं के हित में काम कर रही है और जो मिशन शक्ति के तमाम कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं और पॉस्को एक्ट समेत जो बच्चियों हैं और जो महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं उनके अगर कुछ दुराचार या अत्याचार होता है तो उनके खिलाफ पॉस्को एक्ट पे भी लगाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इससे अपराधियों में नकेल कसने का काम किया जाएगा और महिलाओं को सुरक्षित उत्तर प्रदेश सरकार कर पाएगी।
तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। मंगलवार सुबह 3 बजे विजिलेंस ने साधु सिंह धर्मसोत को अमलोह उनके घर से उठाया है। धर्मसोत को पेड़ कटाई के बदले रिश्वत लेने का आरोप उन पर लगाया गया है। आपको बता दें कि विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और उनके साथियों को मोहाली की अदालत में पेश किया जाएगा। धर्मसोत कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीएम रहते वन मंत्री थे और पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे संगत सिंह गिलजिया पर भी विजिलेंस ब्यूरो द्वारा वन विभाग भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। इसमें 6 अन्य के नाम भी हैं। आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान ने आरोपितों की गिरफ्तारी को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि पंजाब में आम आदमी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने धर्मसोत को सलाखों के पीछे भेजने की बात कही थी। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सहित विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। जब श्रोमणी अकाली दल के साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी आंदोलन किया था। साधु सिंह धर्मसोत ने जो किया है उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। मगर साधु सिंह धर्मसोत तो एक छोटी मछली है, जबकि बड़े बड़े मगरमच्छ भी कई घोटालों में शामिल है। मौजूदा सरकार का ये कदम काबिले तारीफ है। पंजाब में पिछली सरकार के समय बड़े घोटाले हुए, जिनमें बड़े बड़े मगरमच्छों के नाम भी शामिल है। ये कहना पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शमशेर सिंह ढुल्लो का है। आपको बता दें कि ढुल्लो ने कहा कि मैं पहले से ही कहता आया हूं कि पिछली सरकार के समय में बड़े बड़े स्कैम घोटाले हुए हैं। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें स्कैम ना हुआ हो। इसमें कई नाम शामिल हैं। उन्होंने जनता के साथ भी धोखा किया है, उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से मोहाली कोर्ट ने जो पूर्व वन मंत्री हैं उन्हें पुलिस रिमांड में 3 दिन के लिए भेज दिया है, और इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? ये देखिए, साधु सिंह धर्मसोत के ऊपर कई बड़े एलिगेशन लगाए गए। इससे पहले अगर बात करें तो उसके ऊपर स्कॉलरशिप को लेकर भी इल्जाम लगे थे, पर जिसमें सरकार की तरफ से जो छानबीन है उसमें फिर से उनके ऊपर बड़ी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कुछ दिन पहले तब के कुछ लोगों को पकड़ा गया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों को विजिलेंस से पकड़ा था, तो उसके पास जानकारी है। उन्होंने इसके तौर पर साधु सिंह धर्मसोत का नाम लिया और कहा है कि पेड़ कटवाने से लेकर पेड़ कटवाने तक वो ऐसा पैसे लेते थे। फॉरेस्ट के रेनोवेशन के लिए या तो ये प्रोजेक्ट होता है, तो उस तक के लिए पैसे दिए जाते हैं। जैसे जानकारी मिल रही है कि उनके टेंडर से करीब 100 प्रोजेक्ट लगाए गए थे, जिसमें हर प्रोजेक्ट का उन्होंने 1 करोड़ लिया। तो सीधे तौर पर 100 करोड़ यहाँ से भी देते नजर आ रहे हैं। तो उसकी जो प्रोजेक्ट है उनको 3 है। अगर 3 दिन रिमांड में भेजा गया, हर एक प्रोजेक्ट छानबीन की जाए। एक बार आप ये बात ध्यान रखें, साधु सिंह धर्मसोत ठीक तौर पर चीज कहते नजर आ रहे हैं कि पंजाब सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उनको स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। वो सीधे तौर पे और सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और ये अपनी नाकामी सरकार छुपा सकते हैं, ये उनके ऊपर जानकारी है।
अमित, जिस तरीके से ढुल्लो का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पूर्व वन मंत्री तो एक छोटी सी मछली है, इसके अलावा भी बड़े बड़े मगरमच्छ जो है कई अपराधों में, कई घोटालों में शामिल है। बिल्कुल क्लियर कहता है कि उनको पहले तो जान के बताया जा रहा है, उसके बाद ये एलिगेशन है कि जो भी इल्जाम लगे वो बहुत छोटे लेवल के लगे। तो तीन एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर उनके ऊपर 100 करोड़ या 2 करोड़ ऐसे इल्जाम लग रहे हैं, तो ये बहुत छोटे छोटे जो असली मगरमच्छ है जिन्होंने असली घपले किए 1000 करोड़, 1500 करोड़, उनके ऊपर 50,000 नहीं ला लिया, उनको पंजाब सरकार नहीं चाहिए। तो ये तौर पर कह रहे हैं कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए पंजाब सरकार छोटे छोटे जो लोग हैं उनके ऊपर टारगेट कर रही है, उनके ऊपर लगा रही है, ताकि एक तरह से वाहवाही भी उनकी तरफ से खर्ची है और उन्हें जो बड़े असली मगरमच्छ है जो असली लूटपाट कर रहे हैं उनके ऊपर तुमको हाथ लगाना पड़े। अमित, जिस तरीके से अगर बात की जाए पंजाब में जिस तरीके से भगवंत मान की सरकार है, तो इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सीएम भगवंत मान का क्या क्या एक्शन अभी तक सामने आया है? को लेकर कह सकते हैं कि हमारी सरकार नजर आ रही है, उन्होंने कह दी कि 1 रुपए के भ्रष्टाचार एक्शन नहीं किया जाएगा। उसका सीधा एग्जाम्पल तब दिया था जब उन्होंने अपने खुद के स्वास्थ्य मंत्री को सिर्फ 1% सिर्फ 1% कमीशन मांगने के ऊपर पहले बर्खास्त कराया, फिर उसके बाद उनको पर्चा दर्ज कराया और फिर उनको अरेस्ट भी करवाया। तो सीधा एग्जाम्पल उन्होंने वहां पे दिया था। तो दूसरी कार्रवाई के तौर पर कह सकते हैं दूसरा कैबिनेट मंत्री साधु सिंह करके किया उन्होंने। तो एक काम किया जा रहा है कि चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो भ्रष्टाचार करता है तो कार्रवाई है वो की जाएगी और दी जाएगी। अमित, जिस तरीके से बात की जाए पूर्व वन मंत्री की, तो उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, लेकिन इसके अलावा क्या क्या कार्रवाई उन पर की गई है? बात करते हैं अलग अलग पहले एक चीज और में क्या है कि एक को 10 सालों से पूर्व वन मंत्री उनको अरेस्ट किया गया, फिर उसके अलावा उनके ओएसपी और एक अन्य व्यक्ति को अरेस्ट किया है। टोटल 6 लोगों को इस पूरे मामले में अरेस्ट किया गया। उनके घर में लगातार छापेमारी हुई, डॉक्यूमेंट निकाले गया, कहीं ना कहीं कहाँ पर जो पॉसिबल है वो सबूत रखे गए। वही घंटों से जब कोर्ट के बाद तो ये बोल रहा है कि एक झूठे और फॉल्स एलिगेशन है। एक सीएफओ जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर के बयान के ऊपर क्या एक पूर्व मंत्री को अरेस्ट किया जा सकता है, एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया। उन्होंने 3 बातें कही थी, जानबूझ कर उन्होंने निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस अपनी तरफ से बहुत छानबीन कर रही है, जो उनको समय मिला है और 3 दिन में ये पूछा जाएगा कि कितना पैसा लिया गया है, किससे पैसा लिया गया है, कि क्या इसमें जो सीरियस एलिगेशन लगाए गए क्या वो सीरियस है या फिर ध्यान बचाने की कोशिश की जाती है और झूठे इल्जाम होते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में समर्थन के बदले महाविकास अघाड़ी की बाहें मरोड़ने लगे छोटे दल। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार ने मंगलवार को दावा किया कि उनसे अपने सभी विधायकों को उन्होंने सुरक्षित जगहों पर ठहराया है ताकि राज्यसभा चुनाव से पहले खरीद फरोख्त से जो है बचा जा सके। दरअसल महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटें खाली हैं और 7 उम्मीदवार मैदान पर हैं। ऐसे में 6ठी सीट के लिए कड़ी टक्कर होना तय है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने संकेत दिया है वो शिवसेना के उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए तैयार है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को दावा किया कि महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में समर्थन के लिए सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी के किसी भी नेता ने उनसे संपर्क नहीं किया। ओवैसी ने नांदेड़ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यदि उन्हें हमारा समर्थन चाहिए तो हमसे उन्हें संपर्क करना चाहिए। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा में AIMIM के 2 सदस्य हैं और राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को मतदान निर्धारित है। करीब 2 दशकों के बाद राज्य में राज्यसभा चुनाव में मुकाबला होने जा रहा है क्योंकि 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान पर हैं। समर्थन की पेशकश पर प्रतिक्रिया देते हुए राकांपा के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि MVA नेता आज शाम बैठक कर रहे हैं और इसी के साथ आगे उन्होंने कहा कि हम मीडिया के माध्यम से प्राप्त AIMIM के समर्थन का पेशकश
भी हम करेंगे और बैठक में अंतिम फैसला होगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, एक बहुत बड़ी बात सामने आई है जहां पर शिवसेना को समर्थन देने की बात ओवैसी द्वारा की गई है। उन्होंने कहा है कि अगर सपोर्ट चाहिए तो संपर्क करना बहुत जरूरी है। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल निशा जी, देखिए महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बस 2 दिन का वक्त अब रह गया है, लेकिन जिस तरह से महाविकास अघाड़ी सरकार की पूरी तैयारी है उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पे कहा है कि अगर महाविकास अघाड़ी सरकार को समर्थन चाहिए तो वह देने के लिए तैयार है, लेकिन अब तक उन्हें कोई संपर्क नहीं किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर महाविकास अघाड़ी सरकार में खासकर शिवसेना उन्हें संपर्क करती है तो वह शिवसेना का समर्थन करते हैं, क्योंकि शिवसेना का 2 उम्मीदवार है, एक संजय राउत और दूसरी तरफ संजय पवार है। खासकर मुश्किलें जो है वो संजय पवार को लेकर हो रही है, क्योंकि संजय पवार को लेकर जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो बेहद गंभीर और चिंताजनक है। लेकिन जिस तरह से महाविकास अघाड़ी सरकार के पास समर्थन है, ऐसे में महाविकास अघाड़ी सरकार में 3 सीटों के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह की तैयारी के साथ महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ रही। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से अगर बात की जाए महाविकास अघाड़ी सरकार की, तो क्या उन्हें डर लग रहा है अपने विधायकों को, अगर कोई उनसे उनके विधायक छीन ना ले? क्योंकि उन्होंने ये बात सामने कही है कि उन्होंने अपने जो विधायक है उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ठहराया है। तो क्या कह सकते हैं कि उन्हें डर लग रहा है कि उनके विधायक उनसे छीने ना जा सके? बिल्कुल, देखिए निशा जी, ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब विधायकों के किसी होटल में ठहराया जाता है उसके बाद उन्हें डायरेक्ट लगातार संपर्क में रखा जाता है और दूसरे किसी से संपर्क नहीं बनाने की हिदायत दी जाती है। महाराष्ट्र में जब भी चुनाव होते हैं, खासकर राज्यसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, इस दौरान सरकार बनाने से लेकर राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार रणनीति बनाई जाती है। इस दौरान शिवसेना को डर है कि कहीं न कहीं बीजेपी उनके विधायकों को बरगलाकर उनके पक्ष में न कर ले। इसके अलावा जो 10 से 12 निर्दलीय विधायक है वो भी कहीं फूट न जाए, इस डर से जो है पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने ये आंकड़ा बताया था कि उनके पास समर्थन के लिए पूरी तैयारी है, उनके पास सभी आंकड़े हैं, इसी लिहाज से कहीं कहीं शिवसेना का डर है कि उनके जो निर्दलीय विधायक है वो कहीं बीजेपी में न चले जाए और उनका जो समीकरण है वो खराब ना हो जाए। इस लिहाज से सभी विधायकों को होटल में रखा जा रहा है। लेकिन सिर्फ शिवसेना ही नहीं बल्कि एनसीपी, कांग्रेस और बीजेपी ने भी अपने सभी विधायकों को मुंबई में बुला लिया है और एक होटल में रखने की तैयारी कर रही है। तो कहीं न कहीं हर दल को यह डर है कि कोई हमारा एक विधायक फूट जाएगा तो समीकरण बदल जाएगा। इस लिहाज से पूरी तैयारी की जाती है। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसे लेकर किस किस पार्टी के जो उम्मीदवार है उनके बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है? देखिए, राज्यसभा चुनाव के दौरान सबसे पहले कांग्रेस ने एक उम्मीदवार इमरान प्रताप गढ़ी को उतारा है, एनसीपी ने अपने एक मंत्री को उतारा है, जबकि बीजेपी ने 3 कैंडिडेट को उतारा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल है, उसके बाद धनंजय महाडिक है, उसके बाद पवार है। तो इन तीनों के बीच में सबसे बड़ी मुसीबत है धनंजय महाडिक के लिए, क्योंकि लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि धनंजय महाडिक की सीट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसका महज कारण यह है कि बीजेपी को जीतने के लिए टोटल 126 सीटों की वोटों की जरूरत है, लेकिन बीजेपी के पास इस वक्त निर्दलीय मिलाकर 113 विधायक उनके साथ में समर्थन में है। 13 वोटों की उन्हें बेहद सख्त जरूरत है। इस लिहाज से शिवसेना को डर है कि उनके कहीं निर्दलीय विधायकों को तोड़ न ले बीजेपी, इसलिए शिवसेना सभी विधायकों को एकजुट करके एक मत करके रख रही है, होटल में रख रही है, उन पर लगातार नजर बनाई हुई है। लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश है कि 2 विधायक उनको आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन एक विधायक धनंजय महाडिक के लिए मुश्किल हो रही है। उस मुश्किल को दूर करने के लिए बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी भले ये कर रही हो कि उनकी जीत पक्की है, लेकिन ये पक्की नहीं है, क्योंकि आंकड़े बयां करते हैं कि बीजेपी का एक विधायक हारना तय है। लेकिन शिवसेना और महाविकास अघाड़ी सरकार को अगर मिला दिया तो तीनों विधायकों की जीत सुनिश्चित है। एक विधायक को लेकर जो आंकड़े खराब हो रहे हैं वो आंकड़े कहीं न कहीं
निर्दलीय जो विधायक है वो पूरा कर सकते हैं। तो इस लिहाज से भी शिवसेना सक्षम है और शिवसेना पूरी तैयारी में भी है कि कहीं से भी उनका समीकरण गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। हिमाचल के मंडी में आयोजित शिक्षा संवाद में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उत्कृष्ट बच्चों को लैपटॉप वितरित करेंगे। जिला मंडी के पंडल मैदान में राज्य स्तरीय शिक्षा संवाद का आयोजन 8 जून यानी आज किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। इसके बारे में भाजपा के मीडिया प्रभारी प्रशांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 जून को मंडी में इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगभग प्रदेश भर से 20,000 उत्कृष्ट छात्रों को लैपटॉप वितरित करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने ये तय किया है कि जिन छात्रों ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका निभाई है उन्हें सरकार की तरफ से एक लैपटॉप वितरित किया जाएगा। प्रशांत शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। कल शिक्षा के क्षेत्र में मंडी के लिए एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी प्रदेश भर के 20,000 छात्रों को लैपटॉप वितरित करेंगे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है कि जो छात्र शिक्षा के क्षेत्र में बड़े ही उत्कृष्ट, जिन्होंने अपना स्थान, अपना मुकाम हासिल किया है, उनके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से एक लैपटॉप दिया जाएगा। तो इस तरह से शिक्षा विभाग के माध्यम से हिमाचल सरकार ने लगभग 20,000 छात्रों को चिन्हित किया है। उन्हें कल मंडी से और प्रदेश भर में लगभग 55 विभिन्न क्षेत्रों से उन्हें लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। आदरणीय जयराम ठाकुर जी कल यहाँ से प्रदेश भर के छात्रों से सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। अपना बहुमूल्य जो समय है उन्होंने कल छात्रों के लिए रखा हुआ है। पिछले कई समय से छात्रों की ये मांग थी कि प्रदेश सरकार उन्हें डिजिटली उन्हें प्रोत्साहित करे। तो इस योजना के लिए, जिसका नाम श्रीनिवास रामानुज स्टूडेंट डिजिटल योजना रखा गया है, इसके अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है और हम कामना करते हैं कि आगे भी जो मेधावी छात्र हैं वे सरकार की ऐसी बड़ी योजनाओं का लाभ लेते रहेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो आपको बता दें कि हिमाचल के मंडी में आयोजित शिक्षा संवाद में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उत्कृष्ट बच्चों को लैपटॉप वितरित करेंगे। जिला मंडी के पंडल मैदान में राज्य स्तरीय शिक्षा संवाद का आयोजन 8 जून यानी आज किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। इसके बारे में भाजपा के मीडिया प्रभारी प्रशांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 जून को मंडी में इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगभग प्रदेश भर के 20,000 उत्कृष्ट छात्रों को लैपटॉप वितरित करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने ये तय किया है कि जिन छात्रों ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका निभाई है उन्हें सरकार की तरफ से एक लैपटॉप वितरित किया जाएगा। प्रशांत शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को भी उनके द्वारा सुना जाएगा। आपको
आपको बता दें कि हिमाचल की मंडी में आज एक शिक्षा संवाद कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता जो है सीएम जयराम ठाकुर द्वारा की जाएगी, जहां पर वो 20,000 बच्चों को जो है लैपटॉप देने का काम करेंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरीके से आज सीएम जयराम ठाकुर जो है आज बच्चों को लैपटॉप वितरित करेंगे, तो कितने बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी हाँ, जिला मंडी के मंडी शहर में जो है पड्डल मैदान में इस राज्य स्तरीय शिक्षा संवाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि प्रदेश भर में लगभग 20,000 छात्रों को जो है लैपटॉप वितरित किए जाएंगे, जिनमें से आपको बता दें कि जिला मंडी में लगभग 2900 जो मेधावी छात्र हैं उन्हें यह लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। हिमांशु, जिस तरीके से अगर बात की जाए, आज जिस तरीके से सीएम जयराम ठाकुर जो है बच्चों से सीधा संवाद करने वाले हैं, और इसी के साथ आज वो क्या क्या बातें बच्चों से करेंगे और क्या क्या सुझाव उनके द्वारा बच्चों को यहाँ पर दिए जाने वाले हैं? जी, आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है बच्चों के साथ सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे तथा उन्हें मतलब जो भी उनके एग्जाम वगैरह होंगे उनके बारे में सुझाव भी देंगे। और आपको यह भी बता दें कि यह जो कार्यक्रम है इसे जो है वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के 55 स्थानों पर भी देखा जाएगा। हिमांशु, अगर बात की जाए कार्यक्रम की, तो कितने कौन कौन वो मुख्य चेहरे होंगे जो आज इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे? जी, इसमें आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और जिला मंडी के जितने भी विधायक होंगे और मंत्रीगण होंगे वो भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। हिमांशु, क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर ये जनता को एक तरीके से लुभाने की कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से की जा रही है? जी, यह जो कार्यक्रम है इससे जो है विधानसभा चुनाव भी अब हिमाचल में नजदीक आ रहे हैं, तो देखने को यह मिल रहा है कि जो तीनों पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है, ताकि वह विधानसभा चुनावों में अपनी जीत हासिल कर सके। इस पूरे कार्यक्रम में वो कौन कौन से बच्चे होंगे, क्षेत्र के शिक्षा के क्षेत्र में उन कौन कौन से बच्चों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाना है? जी, इसमें आपको बता दें कि मैट्रिक, +2 और जो भी स्नातक स्तर के मेधावी छात्र होंगे उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा तथा इसमें कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। जिस तरीके से हिमाचल में, अगर हिमाचल की बात की जाए, तो हिमाचल में आगामी विधानसभा चुनाव अब कुछ इसी साल के अंत में आगामी विधानसभा चुनाव यहाँ पर हो जाएंगे, तो क्या लग रहा है इसे देखते हुए ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है? जी, यह कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अब तीनों पार्टियों में से बीजेपी की जो जड़ें हैं वो हिमाचल में बहुत मजबूत हैं, उनकी जो है बूथ स्तर पर जड़ें हैं। और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी भी विधानसभा चुनावों को लेकर एक्टिव हो गई है और आम आदमी पार्टी भी दिन प्रतिदिन फील्ड में इसको लेकर कार्य कर रही है। जिस तरीके से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जनता को लुभाने की कोशिश कहीं ना कहीं यहाँ पर की जा रही है, तो क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? जी, अगर असर की बात करें विधानसभा चुनावों को लेकर, तो तीनों पार्टियां जो है जोरों शोरों पर कार्य कर रही हैं। तो अब देखना यह होगा। इसमें आपको बता दें कि हिमाचल की जो जनता है, हिमाचल की जनता मतलब बड़ी बड़ी रैलियों में भीड़ तो इकट्ठा कर देती है, लेकिन इसका यह पहले नहीं पता लगाया जा सकता कि वह किसे चुनेगी। और दूसरी बात यह भी है कि जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं वो भी मंडी जिला से संबंध रखते हैं, तो इससे यह भी बात आ जाती है कि जनता यह देखती है कि हमारे जिला से ही जो है मुख्यमंत्री है और उन्हें जो है एक बार फिर से मौका दिया जा सकता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के 5 सांसद, मंत्रिमंडल के सभी मंत्री और प्रदेश बीजेपी के सभी पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। आगामी 3 मई का प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को लेकर बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा और चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विजय बनाने पर अभिनंदन प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारे प्रस्ताव आने हैं, हमको राजनीतिक प्रस्ताव की चर्चा की है, परंपरा भी यही रही है कि पदाधिकारी बैठक में चर्चा होकर उसको हम फाइनल करते हैं। इसी प्रकार जो 8 साल मोदी सरकार को हो गए, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की कि उसमें आगे आने वाले कार्यक्रम की किस प्रकार तैयारी करनी है, ये भी हम लोगों ने चर्चा का विषय रखा है, ताकि और कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का आचार व्यवहार कैसा रहे, इस पर भी चर्चा की है। और इसके साथ साथ हमने जो एक बड़ा कार्यक्रम है कि जनसंपर्क का, सबको 75 घंटे जनसंपर्क करना, इस पर भी चर्चा है। जो हमारी जनसभा है, तो इस प्रकार से 20 ऐसे घंटे विस्तृत रूप से चर्चा करके फाइनल किया है कल कार्य समिति कमेटी। यहाँ पर बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक यहाँ आज हो रही है और मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी। उनसे जानते हैं क्या कार्यक्रम आज रहा है और कल का क्या कार्यक्रम है। सर, आज किस तरह कार्यक्रम है और कल किस तरह रहने वाला है? कल के कार्यक्रम की आज हमने पदाधिकारी बैठक में चर्चा की है। कल 4 सत्रों में हमारी जो कार्य समिति वो संपन्न होगी। उद्घाटन और समापन से अलग राजनीतिक प्रस्ताव, मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर जो कार्यक्रम होंगे उन पर चर्चा रखेंगे और इस प्रकार से आज हमारी पदाधिकारी बैठक संपन्न हुई। सर, धन्यवाद प्रस्ताव भी आप लोग लेके आए थे, उसमें वो सारा कल आएगा कार्य समिति। कल किस तरह रहने वाला था पूरा कार्यक्रम? कल सुबह 10 बजे से शाम तक बैठक चलेगी। तो ये थे मदन कौशिक जो बता रहे थे कि जो यहाँ कार्यक्रम है प्रदेश कार्यकारिणी का वो किस तरह रहने वाला है, पहले दिन में क्या हुआ और कल यहाँ पर क्या होने वाला है, उसको लेकर के उन्होंने जानकारी दी। साफ तौर पर उन्होंने कहना था कि यहाँ पर जो संगठन को लेकर के यहाँ पर तमाम चीज़ों में वार्ता की गई है और आगे संगठन से जो संगठन के हिसाब से जो काम होंगे वो कहीं ना कहीं कल की बैठक में रखे जाएंगे। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, हल्द्वानी। तो इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हल्द्वानी से लाइव अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात की जाए बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक की, तो कल भी ये बैठक की गई, तो इस बैठक में कल क्या कुछ अहम रहा और आज भी ये बैठक होनी है, तो क्या कुछ आज इस बैठक में अहम रहने वाला है? देखिए, बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 2 दिवसीय हल्द्वानी में हो रही है, जो कल पहला दिन हो चुका है और उसमें जो कार्यकारिणी के जो सभी सदस्य थे वो सभी मौजूद रहे और शाम के समय यहाँ पर खुद सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए इस बैठक में और जो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि इस बैठक में करीब 20 बिंदुओं पर चर्चा की गई है, क्योंकि कोविड के 2 साल के चलते ये बैठक नहीं हो पाई थी। इसके लिए ये बैठक बहुत ही अहम थी, क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं, उसके बाद उपचुनाव हुए हैं, मुख्यमंत्री प्रचंड जीत से जीते हैं, तो ये सभी चीजों का कहीं ना कहीं देखा था और एक प्रदर्शनी लगाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल को कि उन्होंने किस किस तरीके से कार्य किए हैं। तो 20 बिंदु में जो चर्चा की गई उसमें यही सब था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 8 साल का कार्यकाल है, जो उन्होंने कार्य किया, विकास कार्य, वो जनता के बीच में कैसे ले जाए जाए और किस तरीके से जनता के यहाँ बीच में पहुंचा जाए। और जो लगातार भाजपा अपना कुनबा बढ़ाते जा रही है, सदस्यता अभियान कहीं ना कहीं वो भी प्रचंड रूप से यहाँ पर होना है, उसको लेकर के भी चर्चा की गई। आगामी चुनाव को लेकर के चर्चा की गई। यहाँ पर पन्ना प्रमुख तक जो है हर व्यक्ति को विशेष यहाँ पर जिम्मेदारी देने की बात लगातार की गई। भाजपा के अंदर देखिए एक खासियत यह है कि लगातार चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो या छोटा कार्यकर्ता हो, वो सबको लगातार जिम्मेदारी दी जाती है उनके हिसाब से और वो सब इसमें काम करते हैं। वही कहीं ना कहीं प्रदेश कमेटी में यहाँ पर निर्णय लिया गया है। आज की अगर बात की जाए तो आज यहाँ पर बैठक होगी, इसमें सभी 5 सांसद उत्तराखंड के भाजपा के वो मौजूद रहने वाले हैं, मंत्रिमंडल के सभी मंत्री यहाँ मौजूद रहने वाले हैं, कुछ सूबे के मुखिया मौजूद रहेंगे और जो पदाधिकारी हैं भाजपा के वो मौजूद रहने वाले हैं। करीब 10 बजे से बैठक शुरू होगी और इसमें लगातार यही चर्चा की जाएगी कि लगातार जो भाजपा के द्वारा जो कार्य उत्तराखंड में किए जा रहे हैं वो जनता के बीच में कैसे जाए और जनता तक डायरेक्ट कैसे पहुंचा जाए और
जो लाभ है जनता को जो लगातार मिल रहा है वो जो पूरी इसकी चर्चा है वो कैसे की जाए। अमित, जिस तरीके से अगर बात की जाए सीएम पुष्कर सिंह धामी की, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अभी कुछ समय पहले ही चंपावत उपचुनाव में बम्पर जीत हासिल की है। उसके बाद आज वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, तो इस बैठक में क्या कुछ अहम रह सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है उनकी तरफ से एक धन्यवाद प्रस्ताव कहीं ना कहीं इस बैठक में लाया गया है। जो चंपावत उपचुनाव में जो यहाँ पर जो सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया गया था सहयोग, उसमें चाहे पन्ना प्रमुख की बात की जाए, मंडल की बात की जाए, सभी यहाँ पर पदाधिकारी थे, उनके लिए धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ पर दिया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर जो आगामी, क्योंकि 3 महीने का एजेंडा यहाँ पर क्या रहने वाला है भाजपा का, किस तरीके से भाजपा कार्य करेगी, जनता के बीच में कैसे पहुंचना है, विकास कार्य को अमली जमा कैसे पहुंचाना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है, और स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि भाजपा के अंदर कहा जाए एक यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं। पहले यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होती है, उसका प्रदेश तक वो बैठक की जाती है, फिर जिला कार्यकारिणी की बैठक की जाती है, उसका मंडल की बैठक की जाती है। तो ये जो प्रस्ताव है ये आगे बढ़ाए जाते हैं। अब इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं केंद्र में ये प्रस्ताव पहुंचे जाएंगे। आज यहाँ पर मंत्रिमंडल भी यहाँ तमाम मौजूद रहेगा, 5 सांसद मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के विकास में क्या क्या चीज सहायक है ये सभी लोग आपस में चर्चा करेंगे, और चर्चा करने का जो प्रस्ताव यहाँ पर दिया जाएगा उसमें मुख्यमंत्री अपनी सहमति जताएंगे, और उसके बाद ये सभी चीजों को आगे रखा जाएगा। और इसको लेकर के बैठक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और साथ ही पदाधिकारी जो लगातार भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं उनको नई जिम्मेदारी क्या दी जाए, किस तरह से आगे काम किया जाए, इन सभी बातों का लेखा जोखा इस बैठक में होने वाला है। अमित, अगर बात की जाए बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक की, तो इसमें कौन कौन से वो अहम चेहरे होंगे जो आज इस बैठक में शामिल होंगे? देखिए, 2 दिन की ये कार्य समिति की बैठक है। कल इसमें मदन कौशिक यहाँ पहुंच चुके हैं। भाजपा संगठन के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेश यहाँ पर उपाध्यक्ष की बात की जाए, ये तमाम चेहरे यहाँ मौजूद हैं। और आज यहाँ पर 5 सांसद यहाँ रहने वाले हैं उत्तराखंड के, और वहीं साथ ही बात की जाए जो मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य वो यहाँ मौजूद रहेंगे। सभी बड़े चेहरे यहाँ प्रदेश के वो मौजूद रहने वाले हैं, और राय मशवरा कहीं ना कहीं लगातार किया जाएगा। और आगामी 3 महीने में यहाँ पर क्या विकास कार्य होने हैं, किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचना है, और किस तरीके से अपना श्रेष्ठ अभियान आगे बढ़ाना है, उसको लेकर के चर्चा यहाँ पर की जाती है। अमित, अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने कहा 20 बिंदुओं पर यहाँ पर बात की जाती है इस पूरी बैठक में, तो क्या अधिकारियों को अभी तक क्या क्या निर्देश इस विकास कार्यों के लिए दिए गए हैं? क्या क्या निर्देश जो हाईकमान है, बीजेपी हाईकमान है, उनके द्वारा अधिकारियों को यहाँ पर क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, आज की बात की जाए तो कल जो यहाँ पर बैठक की गई थी उसमें तमाम चीजों पर चर्चा की गई। संगठनात्मक बैठक है, इसमें अभी सरकार का लेखा जोखा नहीं रखा गया है। सरकार के द्वारा जो कार्य है उसमें कहीं ना कहीं आज चर्चा होनी, लेकिन कल जो चर्चा की गई है पूरी तरीके से संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन को जनता के बीच में कैसे पहुंचना है, जो कार्य भाजपा लगातार कर रही है उसको जनता तक कैसे पहुंचाना है, और उन जो कार्य लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं, जो योजना कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाई जा रही है वो जनता तक पहुंच पा रही नहीं पहुंच पा रही, उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखना है। यहाँ पर जो पदाधिकारी उनको निर्देशित किया जा चुका है कि जो भी यहाँ पर आपको कार्य दिया जाता है उस पर आप कहीं ना कहीं उसको आप आगे बढ़ाएं, और जनता तक अगर पहुंचना है उस पर कहीं ना कहीं चीज है। 20 बिंदु का जो यहाँ पर लेखा जोखा रखने की बात थी उसमें सबसे प्रथम यही था कि जो भाजपा केंद्र में जो काम कर रही है और राज्य में जो काम कर रही है उसको जनता तक पहुंचाना है, और जनता तक उसका सही लाभ पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा ये भी उसमें देखना है। उसके साथ साथ आगे का जो कार्यकाल जो समय है उस पर किस तरीके से काम करना है, ये सभी बातों का लेखा जोखा उसमें था। सबसे बड़ी बात ये थी इसमें कि जो बैठक थी उसमें जो पदाधिकारी थे उनको कोई अगर दिक्कत है तो वो अपनी बात यहाँ रख सकते, तो खुले मंच पे सभी लोग एक मंच पे एक साथ होकर के यहाँ पर अपनी बात साझा कर रहे थे, और उसको लेकर के बैठक बहुत ही अहम थी। और आज इससे भी ज्यादा अहम इसलिए क्योंकि तमाम यहाँ पर बड़े चेहरे रहने वाले हैं। संगठन के साथ साथ सरकार का भी यहाँ पर काम का लेखा जोखा होगा, विकास कार्य की चर्चा की जाएगी, और मुख्यमंत्री यहाँ अधिकारियों के साथ बैठक लेने वाले हैं, और उस बैठक में यहाँ पर कड़े निर्देश कहीं ना कहीं अधिकारियों को दिए जाने। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।